लाइफ में दो तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, बहुत जल्दी मर गए तो हमारी फैमिली का क्या होगा, उसके लिए इंश्योरेंस काम आती है। और दूसरा रिस्क होता है रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्गर, बहुत ज्यादा जी गए तो हम जब काम करने लायक नहीं रहेंगे तो हमारे पास पैसे कैसे आएंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने अपना पेंशन का प्रोविजन कर रखा हो, आपने अपनी रिटायरमेंट का प्रोविजन कर रखा हो। इस प्रोविजन के लिए एनपीएस एक बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन के आता है। अगर आप सही एज में एक अच्छे अमाउंट के साथ एनपीएस शुरू करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास एक अच्छा कॉर्पस बन जाता है और आपको रिटायरमेंट प्लानिंग की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती। एनपीएस कैसे काम करता है, क्या इसकी निटिग्रिटीज है, इसमें आप कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे टैक्स एग्जम्पशंस भी हैं, उन सबको समझेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो यह है कि कई लोगों को लगता है हमें रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है, हमारे बच्चे हैं, सब कुछ हो जाएगा सही। तो उसके लिए क्यों आपको रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत है और क्यों यह इतनी जरूरी चीज है जो आपको करनी चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग, उसके लिए एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया था, बहुत आई ओपनर वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिएगा जरूर, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी आते रहें। आइए शुरू करते हैं। एनपीएस एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम। ये कंपलसरी नहीं है, एक वॉलेंटरी रिटायरमेंट ऑप्शन है जिसके जरिए आप एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। एनपीएस को रेगुलेट करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए। इसको कोई भी इंडियन जो कि 18 से 65 साल की उम्र के बीच है वो ऑप्ट कर सकता है। एनपीएस के थ्रू मोटा मोटा आप दो तरह के अकाउंट खोल सकते हैं, एक टियर 1 अकाउंट, एक टियर 2 अकाउंट। टियर 1 अकाउंट जो है उसमें बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स हैं, टियर 2 अकाउंट्स में उतने टैक्स बेनिफिट्स नहीं है। टियर 1 अकाउंट में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, टियर 2 अकाउंट में उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मगर आप टियर 2 तभी खोल सकते हो जब आपके पास टियर 1 है। तो इसका मतलब एनपीएस में टियर 1 का होना कंपलसरी है आपको टियर 2 खोलने के लिए। आज की वीडियो में हम मेन एनपीएस टियर 1 की ज्यादा बात करेंगे बिकॉज वही आपके रिटायरमेंट प्लानिंग की एक रोबस्ट प्लानिंग करता है। एनपीएस अकाउंट आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए। जब भी आप एनपीएस अकाउंट खोलें तो आपको टियर 1 में शुरुआत करने के लिए 500 रुपए से आपका अकाउंट खुलेगा और टियर 2 में आपका 1000 रुपए से अकाउंट खुलेगा। उसके बाद आप किस फ्रीक्वेंसी में पैसा डालते हैं वो पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर सकता है, मगर मिनिमम टू मिनिमम 1000 रुपए आपके एनपीएस टियर 1 में जाना जरूरी है और 250 रुपए एनपीएस टियर 2 में एनुअली जाना जरूरी है। जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन आप एनपीएस में करते हो वो 80C के अंडर टैक्स में क्लेम किया जा सकता है और उसमें 1.5 लाख का 1.5 लाख भी अगर आप पूरा का पूरा एनपीएस में कर रहे हो तो 1.5 लाख का 1.5 लाख आप 80C के थ्रू क्लेम कर सकते हो। ओवर एंड अबव दिस आप 80CCD1B के अंडर 50,000 रुपए और इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि आपकी इनकम से एग्जम्प्ट हो जाएगा। कुल मिला के 80C के अंडर 1.5 लाख और 80CCD1B के अंडर 50,000 मतलब 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हो जिसमें आपको टैक्स का फायदा मिलेगा, मगर ये टैक्स का फायदा आपको सिर्फ टियर 1 के अकाउंट में मिलेगा, टियर 2 के अकाउंट में नहीं मिलेगा। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है 80CCD2 जो कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली सेल्फ एम्प्लॉयड तो नहीं कर सकते, मगर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं वहां पे 80CCD2 का भी आप टैक्स फायदा उठा सकते हैं। वो कैसे काम करता है ये समझते हैं। तो आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं आप वहां पे चेक कर सकते हैं और आप 80CCD2 के अंडर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो आपके एनपीएस में जाएगा वो भी आपकी इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा, मतलब कि वो टैक्सेबल इनकम में नहीं गिना जाएगा बिकॉज वो एनपीएस का पार्ट बन जाएगा। रहेगा तो उसके ओवरऑल सीटीसी का पार्ट ही, मगर एनपीएस का पार्ट बन जाएगा। वो कितना कर सकता है? द एम्प्लॉयर कैन डिपॉजिट 10% ऑफ हिज बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो जो भी किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और डीए हैं उसके 10% तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है। कुल मिला के उसकी सीटीसी में फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इतना अमाउंट उसकी टैक्सेबल सैलरी से कम हो जाएगा। इससे होगा यूं कि एम्प्लॉय जिस किसी भी टैक्स स्लैब में आता है उस टैक्स स्लैब के हिसाब से उसको टैक्स का काफी बड़ा फायदा हो सकता है। और ये जो अमाउंट एम्प्लॉय डालेगा दिस कैन बी ओवर एंड अबव द 2 लाख जो हमने पहले बात की थी, उसके बियॉन्ड आपको ये टैक्स एडवांटेज मिलेगा। और ये जो एम्प्लॉयर है ये पीपीएफ और ईपीएफ के अलावा एनपीएस करके आपके अकाउंट में डाल सकता है। तो इनकम टैक्स पर्पज से आपको 3 जगह फायदा मिल गया। एक तो 1.5 लाख जो कि आपने 80C में डिपॉजिट किया, दूसरा 50,000 ओवर एंड अबव दैट, और तीसरा जो 80CCD के थ्रू आपके एम्प्लॉयर ने जमा किया तो आपको एक अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट मिल सकता है एनपीएस से। तो आपकी टैक्सेबल इनकम काफी कम हो सकती है। इसको आप ना बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि आप इसमें सिर्फ रिटर्न को रिटर्न की तरह मत देखें, आप ये भी देखें कि आप टैक्स कितना बचा रहे हो। जो आप टैक्स बचा रहे हो वो भी एक तरह से आपकी इनकम ही है। तो आप इसके रिटर्न में अगर टैक्स का फायदा भी ऐड कर लोगे तो इसके रिटर्न एक अच्छे खासे बन जाते हैं, प्लस आपकी रिटायरमेंट का प्रोविजन हो जाता है। तो इस चीज को आप अगर नहीं समझ पाए तो दोबारा देखिए। अगर आपको लगता है कि इसको और गहराई में समझना है तो कुछ रिटर्न मटेरियल पढ़ लीजिए इसके बारे में, बहुत सारे रिटर्न मटेरियल अवेलेबल है, गूगल में भी मिल जाएगा आपको, और इस वीडियो को भी आप दोबारा से देख सकते हैं। कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मगर ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एनपीएस जो है इस पैसे को डालता कहां है जो आप पैसा डालते हो। तो इस पैसे को जो एनपीएस है वो 4 में से किसी कैटेगरी में डालता है। ECGA, ई का मतलब है इक्विटी, सी का मतलब है कॉर्पोरेट बॉन्ड, जी का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और ए का मतलब है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। अब ये आपके ऊपर है कि आप एक्टिव चॉइस भी ले सकते हो, जिसमें कि आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको ई में कितना डालना है, सी में कितना डालना है, जी में कितना डालना है और ए में कितना डालना है। या फिर आप ऑटो चूज कर लीजिए, ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में आपकी एज के हिसाब से जो भी आपका रिस्क लगता होगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते रहेंगे। तो अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को ट्रैक कर सकते हो और देख सकते हो कहां पे कितना डालना चाहिए तो आप एक्टिव यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं कर पाओगे तो ऑटो चूज करना आपके लिए बेटर है। जब आपका पैसा ओवर द ईयर्स जाता रहता है उसमें, तो जो भी जहां भी आपने इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ होती रहती है, वो एक कॉर्पस जो आपका बन जाता है। तो जब आपकी मैच्योरिटी एज आ जाती है जो कि 60 साल है, उस टाइम इस पैसे को आप विड्रॉ कर सकते हो, जिसमें से कि 60% जो पैसा है, जो भी कॉर्पस है उसका 60% वो तो आप खुद ले सकते हो, टैक्स फ्री अमाउंट में मिलेगा आपको। उसके अलावा जो 40% बचा है उसकी आप एनओटी खरीद सकते हो। अब एनओटी क्या होती है? एनओटी वो होती है जिससे कि आपकी रेगुलर पेंशन शुरू हो जाती है। मगर ये 40% को आप 60% भी कर सकते हो, उससे ज्यादा भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको 60% विड्रॉ करना ही करना है, मगर 60% मैक्सिमम अमाउंट है जो आप विड्रॉ कर सकते हो। 40% तो मिनिमम आपको एन्युटी में डालना ही पड़ेगा। जब तक ये एन्युटी अमाउंट आपका बनेगा, जब तक आप रिटायर होंगे, उस समय कौन कौन सी एन्युटीज अवेलेबल हैं, उस समय कितना % इंटरेस्ट एन्युटी दे रही है, उससे आप डिसाइड कर सकते हो बहुत सारी एन्युटी स्कीम में से कि कौन सी एन्युटी स्कीम में आपको पैसा डालना है और किस तरह का पेंशन आपको चाहिए। आपको रेगुलर पेंशन चाहिए, आपको फिक्स टर्म तक पेंशन चाहिए, आपको पहले पेंशन चाहिए, फिर नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाए। जो भी स्कीम आपको लगेगी उस टाइम तक जो भी चल रहा होगा वो आप चूज कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स अवेलेबल एंड बाय द टाइम यू रीच योर रिटायरमेंट एज, जब तक आप पता नहीं आप किस एज में देख रहे हैं ये, मगर उस टाइम तक जो भी ऑप्शंस होगी वो सारी ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो चूज कर सकते हैं। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन और हुआ कि यार अगर बीच में मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो क्या मैं बीच में भी पैसे निकाल सकता हूँ या 60 साल के बाद ही निकालूंगा? तो बीच में आप पैसे निकाल सकते हैं, लिमिटेड पैसे निकाल सकते हैं और किसी लिमिटेड वजह से ही निकाल सकते हैं। अगर बच्चों की वेडिंग है, हायर एजुकेशन है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई घर बनाने के लिए कुछ पैसा चाहिए, ऐसी कम वजहें हैं जिनके बारे में आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। और ये जो आप पैसा निकाल सकते हो ये 3 साल से पहले तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते। एनपीएस शुरू करने के कम से कम 3 साल तक तो आपको इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा, उसके बाद भी सिर्फ 25% ही निकाल सकते हो। और पूरे एनपीएस के लाइफ टाइम में आप 3 ही बार निकाल सकते हो विद अ मिनिमम गैप ऑफ 5 years बिटवीन विड्रॉल्स। और ये सब चीजें जो टैक्स की बात की हमने, पैसा निकालने की बात की, ये सारी की सारी हम टियर 1 पे ही डिस्कस कर रहे हैं। टियर 2 पे ये सब चीजें एप्लीकेबल नहीं होती। सो लेट्स स्टिक टू ओनली टियर 1। तो जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे इसमें टैक्स बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। इसमें आप टैक्स के रिटर्न्स को अगर जोड़ देंगे तो रिटर्न्स भी ठीक ठाक होंगे। इसमें टैक्स फ्री इनकम भी आपको अच्छी मिलती है, मगर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और ये रिस्ट्रिक्शंस जरूरी भी हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारी एज बढ़ती जा रही है और जिस तरह से हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इन्वेस्ट इन अ रिटायरमेंट फंड। रिटायरमेंट प्लानिंग हमें करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक और वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिएगा जरूर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन दबा दीजिए और घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो जल्दी से जल्दी आते रहें। अच्छा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं एनपीएस से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस की बात मैं इससे अगली वीडियो में करूंगा। वहां एफएक्यूज को हम कुछ कवर करेंगे, मगर आपके उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है एफएक्यूज के अलावा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊं। एनपीएस की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है, बहुत से लोगों को नहीं पता है इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसलिए बहुत से लोगों ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। आइए आप और मैं मिलके इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। इस वीडियो को कम से कम 5 से 10 लोगों तक फॉरवर्ड जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एनपीएस के एफएक्यूज के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।